हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज टेराफॉर्म का 7th सेशन है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास तक, अगर मैं कोर्स दिखाऊं आपको, तो मैं हम लोग इस कोर्स के हिसाब से ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में हम लोग ऐड ऑन भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक इंस्टेंस बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा था, ये इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इंस्टेंस बनाने के बाद हम लोग उसमें कैसे एक सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग कैसे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो आज एक काम करते हैं, आज एक दो एग्जांपल और करेंगे। एक देते हैं कि ईवीएस वॉल्यूम कैसे हम लोग अटैच करते हैं, और दूसरा एग्जांपल देखेंगे एक S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें वर्जनिंग और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे हम लोग अनेबल करते हैं। ये हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसमें अभी आज के सेशन में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें बनाने से अच्छा एक नया एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिसमें लिखता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म EC2, और यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर EBS S3। मैंने ऐसी नाम दे दिया है, आप चाहे कुछ और नाम भी दे सकते हो। और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ main.tf। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग को सबसे पहले तो ये चाहिए सीक्रेट की और एक्सेस की। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा EBS वॉल्यूम वाला है, यहाँ पे मैं अभी इसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की मेरे को नया ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैं नया क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा सीक्रेट की और एक्सेस की है। जिसको नहीं पता कैसे क्रिएट करते हैं, मेरी पिछले 2 वीडियो के पहले आप देखोगे, मतलब 3rd या 4th वीडियो में उसे मैंने समझाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीक्रेट की और एक्सेस की हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आप मेरी पिछले वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और ये रीजन बताना पड़ता है कौन से रीजन में बनेगा। तो मैं यहाँ पे US वेस्ट 2 मतलब ओरेगॉन रीजन में बनाने जा रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पे इंफ्रा बनेगा वो ओरेगॉन में बनेगा। ठीक है, तो EBS वॉल्यूम जो आपका होता है यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ये रहता है वॉल्यूम्स। तो राइट क्लिक, न्यू टैब। यहाँ पे आपका EBS वॉल्यूम अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एम्प्टी है, खाली। ठीक है, तो चलो एक EBS वॉल्यूम बनाते हैं, और उसके बाद उसको फिर हम लोग एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और अटैच भी करेंगे EBS वॉल्यूम को। तो देखते हैं कैसे किया जाता है ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे CD टेराफॉर्म यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप आगे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अपना कोड लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बार इनिट हो जाने दो। तो जब तक ये हो रहा है, तब तक हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे कि EBS वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल, फिर से हम लोग को वैसे ही सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करोगे? क्रिएट EBS वॉल्यूम टेराफॉर्म। टेराफॉर्म और क्लाउड का नाम जरूर लिखो, AWS। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे EBS वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको ये रहा। ठीक है, AWS_EBS_वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको एक दे दिया रिसोर्स कैसे यूज़ करना है। ये टेराफॉर्म की ऑफिशियल साइट है, आपको इसमें क्लिक करना है और अंदर जाना है। यहाँ पे आपको कोड मिलेगा टेराफॉर्म का EBS वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनकी साइट में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम रहता है, तो स्लो ओपन होता है। ठीक है, तो ये रहा EBS वॉल्यूम क्रिएट करने का तरीका। अब मैंने आपको बताया कि टेराफॉर्म में लिखने से पहले सबसे पहले आप यहाँ जाके देखो कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहती है। तो क्रिएट वॉल्यूम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या चाहिए? वॉल्यूम का टाइप, कौन सा, किस टाइप का हार्ड डिस्क आपको चाहिए। जनरल पर्पस, GP3, GP2, IO1, IO2। ठीक है, ये क्या होता है मैं अभी AWS में अभी जाऊँगा नहीं, एक्सप्लेन इसको नहीं करूँगा कि क्या होता है ये आप AWS में पढ़ सकते हो कि वॉल्यूम टाइप हम लोग कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो ये IOPS मतलब इनपुट आउटपुट रहता है ये। ठीक है, कोल्ड HDD ये आपका बेसिकली बैकअप के लिए यूज़ होता है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज ये आपका डेटा ट्रांसफर होता है, कितना स्पीड आपका मतलब हो सकता है, मतलब इनपुट मतलब जो इनपुट आउटपुट के बीच स्पीड रहता है, कितना फास्ट डेटा सेव हो सकता है मतलब आपके हार्ड डिस्क में। तो ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज यहाँ पे आपको। मैग्नेटिक ये ओल्ड है, ये आउटडेटेड हो चुका है, तो अभी यूज़ नहीं होता है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे GP3 यूज़ करेंगे। साइज़ बताना पड़ता है कि आपको कितने साइज़ की आपको हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 GB रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हो, और मैक्सिमम 16,384 GB से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते एक EBS वॉल्यूम में। IOPS ये सब डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देंगे। अवेलेबिलिटी जोन, तो अगर आपको शायद नहीं पता है तो मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता दूं। EBS वॉल्यूम जब आप क्रिएट करोगे, तो जिस जोन में भी आप EBS वॉल्यूम क्रिएट करोगे, ABCD, जिस जोन में भी आप क्रिएट करोगे, तो उसी जोन में आपका इंस्टेंस भी क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जोन में ही काम करता है। अगर आप यहाँ पे सपोज जोन C में अगर आप EBS वॉल्यूम बना रहे हो,
और जोन ए में आप इंस्टेंस बनाओगे EC2 इंस्टेंस, तो ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये AWS का पार्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, EBS वॉल्यूम अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताना, मैं इसका एक अलग से सेशन लेकर आपको बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझो कि हम लोग का जो जोन है, जिस जोन में भी आप ABS वॉल्यूम बनाओगे उसी जोन में आपका EC2 इंस्टेंस होना चाहिए। ओके, स्नैपशॉट आईडी, तो आपके पास अभी भी कोई स्नैपशॉट आईडी है नहीं। देखो यहाँ पे अभी दुनिया भर के दिख रहे हैं क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी आप क्रिएट आपको नहीं करना है। ठीक है, डोंट क्रिएट, चाहे तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो स्नैपशॉट जो भी है। ठीक है, आईडी आप दे सकते हो यहाँ पे। एंक्रिप्शन आप कर सकते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। टैक्स, तो बेसिकली मेन क्या क्या चीज चाहिए, तो IOPs आपको देने की जरूरत नहीं है, थ्रूपुट आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अवेलेबिलिटी जोन दे सकते हो, आप वॉल्यूम टाइप दे सकते हो, साइज दे सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, साइज। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है वॉल्यूम टाइप, तो मैंने क्या बताया था कि कुछ भी चीज़ नहीं दिया तो आपको आर्गुमेंट रेफरेंस में चेक करना है। तो वॉल्यूम टाइप आपको यहाँ पे दिया होगा कि किस टाइप से यूज़ करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे वॉल्यूम टाइप में, तो यहाँ पे आपके पास ये रहा। ठीक है, टाइप, तो स्टैंडर्ड, GP2, GP3, IO1 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको जो भी चाहिए। डिफ़ॉल्ट इसमें GP2 रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्पेसिफाई अगर नहीं करते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं स्पेसिफाई करते हो तो डिफ़ॉल्ट वो GP2 लेता है, जनरल पर्पस। ठीक है, तो हम लोग इसको GP3 लेंगे, मैं चेंज करके भी दिखाऊंगा कैसे चेंज करते हैं। तो ये हो गया क्या, अभी चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो चलो यहाँ बनाते हैं, EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है कोड में, 1 बाय 1 तैयार करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, रिसोर्स AWS_EBS_वॉल्यूम। तो AWS_EBS_वॉल्यूम नाम दे दो। मैं यहाँ पे अभी 5 GB का वॉल्यूम बनाऊंगा, तो लिखता हूँ यहाँ पे EBS 5G वॉल मतलब वॉल्यूम। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो। अब क्या क्या चीज़ चाहिए, जोन, तो अवेलेबिलिटी जोन, तो मैं यहाँ पे US में काम कर रहा हूँ, मतलब ओरेगॉन में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे जरूरत पड़ेगी, US-West-2A 2B 2C 2D, यहाँ पे 4 जोन होते हैं। इसमें कितने जोन होते हैं, इसमें 4 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो ये रहा जोन। ठीक है, ABCD, तो आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं B में बना लेता हूँ, तो US-West-2B। ठीक है, 2B में। अब और क्या क्या पूछ रहा है इसमें, साइज चाहिए, तो साइज मैं देता हूँ 5 मतलब 5 GB। अब इतना सफिशेंट है EBS वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप नाम भी दो। ठीक है, आप यहाँ पे आप वॉल्यूम का टाइप भी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके पास वॉल्यूम का टाइप है, तो वॉल्यूम टाइप भी बता सकते हो, जो बेसिकली यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे टाइप कैसे यूज़ करते हैं, तो ये रहा टाइप, तो आप यहाँ पे टाइप यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे टाइप यूज़ करता हूँ। क्या चाहिए, GP2 होता है डिफॉल्ट, मैं GP3 लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GP3 जनरल पर्पस। टैक्स बना लेते हैं, तो टैक्स क्या रहेगा यहाँ पे, नेम, और नेम यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सपोज यही नाम दे देता हूँ। ठीक है, सेम EBS वॉल्यूम 5G। ठीक है, यहाँ पे 5G वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। बराबर, इतना करोगे तो आपका एक EBS वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास अभी भी कोई भी EBS वॉल्यूम नहीं है, और मैं ओरेगॉन में ही हूँ। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे इसको एक बार टेराफॉर्म FMT कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, तो ये अच्छा दिखेगा। तो ये रहा फॉर्मेट, अब थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। तो ये रहा जोन B में बनने वाला है, 5 GB की हार्ड डिस्क रहेगी, टाइप आपका GP3 रहेगा, और नेम आपका आपने जो दिया है वो आपका टैग है। ठीक है, तो नेम आपका सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे और भी टैग सेट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो मैं अभी उस जगह नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे और भी टैग सेट नहीं कर रहा हूँ, एक टैग सफिशिएंट है। तो फाइनली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, टेराफॉर्म अप्लाई या फिर टेराफॉर्म वैलिडेट कर सकते हो। सबसे पहले चेक कर लो कि आपका सिंटैक्स सही है कि नहीं, तो टेराफॉर्म वैलिडेट करके देख लो, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है। अब यहाँ पे आप कर सकते हो टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव, तो आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्टली क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इसका, और जब तक ये क्रिएट होता है, अभी हमारे पास यहाँ पे खाली है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो तो आपके पास कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे आपके पास अभी ये क्रिएट करेगा, यहाँ पे देखो 1 to 8 लिखा हुआ है, और ये बता रहा है कि आपका 5 GB का EBS वॉल्यूम क्रिएट करेगा, जो मैंने दिया हुआ है। ओके, तो इसका वेट करते हैं फिनिश होने का। तो
सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब जाके चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश मारो एक बार, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो जो टैग आपने दिया था आ गया। ठीक है, अब ये GP3 जो टाइप हम लोगों ने यूज़ किया था, 5 GB का वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट IOPS और थ्रूपुट इसने डिफॉल्ट उठाया है। ये आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट पर सेकंड का स्पीड चाहिए तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, थ्रूपुट भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब इसका स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब क्या होता है कि ये अभी किसी से अटैच नहीं हुआ है, ये अभी आपका बन के रेडी है, आप इसको अटैच कर सकते हो किसी के साथ भी। तो यहाँ पे 5 GB का आपका क्रिएट हो गया, और देखो जोन भी बी में क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दिया था, देखो जो जोन हम लोगों ने दिया था उस जोन में क्रिएट हुआ है। जो साइज चाहिए था वो साइज हम लोग को मिल गया है 5 GB, और जो टाइप चाहिए था वो टाइप भी हम लोग को मिल गया। टैग्स भी क्रिएट हो गया है, टैग भी देखो यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, तो मेरा टैग भी यहाँ पे EBS वॉल्यूम 5G देखो क्रिएट हो गया। तो फाइनली मेरा यहाँ पे EBS वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब इसको इंस्टेंस के साथ कैसे अटैच करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास एक इंस्टेंस होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है। तो आपको पता है इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने 2-3 वीडियो से हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टेंस कैसे बनाया जाता है। चलो एक हम लोग काम करते हैं, इंस्टेंस ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्स AWS इंस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं EBS इंस्टेंस, कुछ भी आपकी मर्जी। ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो EBS इंस्टेंस मैंने लिख दिया। क्या क्या चाहिए इसमें, AMI ID चाहिए। तो AMI मतलब क्या होता है, कौन सा इमेज से आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब कौन सा OS यूज होगा। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उबंटू का AMI ID ले लेता हूँ। तो ये रहा उबंटू का AMI ID, यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। और क्या चाहिए, टाइप चाहिए। तो इंस्टेंस का टाइप भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ T2.micro, मेरे पास जो फ्री है मैं वही यूज़ करूँगा। और क्या क्या चाहिए, यहाँ पे की पेयर चाहिए, तो की पेयर यूज़ कर लेते हैं, की नेम। तो की जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है अभी वो ये वाला है, Oregon-ALB-की। तो Oregon-ALB-की। और क्या क्या चाहिए इसमें मेरे को, बाकी सब जरूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी है, सफिशिएंट। आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 8 GB की हार्ड डिस्क इसमें जो आपकी अटैच रहेगी बाय डिफॉल्ट जो रहती है। हम लोग अलग से क्या करेंगे, 5 GB अटैच करेंगे, अभी नहीं अटैच करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया। टैग्स दे देते हैं, तो टैग्स में यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, नाम में सेम यही दे देता हूँ जो नाम यहाँ पे है, इसको डैश दे देता हूँ, पूरा डैश रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं नाम दे देता हूँ, ये रहेगा टैग बराबर। तो इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो जाएगा। चलो टेराफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं एक बार, या फिर टेराफॉर्म FMT। तो फॉर्मेट हो गया, अब अप्लाई कर लेते हैं एक बार इसको। तो ये आपका अभी इंस्टेंस क्रिएट करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ अभी 8 GB की हार्ड डिस्क रहेगी जो डिफॉल्ट हार्ड डिस्क है। लेकिन अभी तक ये 5 GB का अटैच नहीं होगा जब तक मैं अटैच नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी अटैचमेंट का कोड मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जाकर चेक करते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। तो हाँ, बराबर ये क्रिएट हो रहा है, और मेरा रिसोर्स क्या होगा, एक अभी ऐड होने वाला है। ओके, तो वेट करते हैं इसका बनने का। तो यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ मेरा बनना शुरू हो गया। ठीक है, और एक गलती हम लोगों ने करी थी यहाँ पे, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 2B में बनना चाहिए। तो किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे ये 2B में बन गया, ये तो मेरे को इसको हटाना पड़ता, इसको डिलीट करना पड़ता अगर 2B में नहीं बनता तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करोगे। मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको US-West-2B, US वेस्ट है ना, हाँ 2B, ऐसे आपको स्पेसिफाई करना। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ये बन गया रैंडमली से बना दिया 2B में, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो आप अगर EBS वॉल्यूम बनाते हो तो जिस जोन में बनाए हो तो उस जोन में आपको यहाँ पे इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंस का आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करना। ठीक है, मैं यहाँ पे भूल गया था, तो आप इसको एक बार ध्यान रखना। ठीक है, ये गलती हो जाती है, मेरे से भी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है कि वो सेम जोन में बन गया है। तो यहाँ पे मेरा अभी ये बन गया। अब आपको इसका स्टोरेज कहाँ पे दिखेगा, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पे मेरे पास अभी जो EBS वॉल्यूम है, अगर मैं स्टोरेज में जाऊँ चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास 8 GB की हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे आपके पास एक EBS वॉल्यूम आ गया होगा। ठीक है, 8 GB का ये रहा। ये जो 8 GB का बना है ये AWS ने खुद उसको बना के दिया है, इंस्टेंस के साथ अटैच करके दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको कुछ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इसको कुछ भी ना रिमूव करना, डिलीट करना, कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट बनता है। और इसका स्टेटस भी देखोगे तो ये इन यूज में है। इन यूज मतलब इसके साथ यूज है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन यूज। और आप यहाँ पे वॉल्यूम की ID भी देख सकते हो। तो वॉल्यूम की ID क्या है, 02264, चेक कर लो यही है क्या, देखो ID भी वही होगी, आपको दिखेगी यहाँ पे।
देखो 02264, तो ये आईडी जो है ये ऑलरेडी अटैच है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको बना के देता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 5 GB की हार्ड डिस्क नहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे 5 GB की और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, EBS वॉल्यूम यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज। तो जो EBS वॉल्यूम रहता है वो आपका परसिस्टेंट स्टोरेज रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। और ये जो आपका वॉल्यूम पहले से अटैच है 8 GB का, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस स्टोरेज। इंस्टेंस मतलब ये आपके इंस्टेंस से अटैच रहता है। अगर इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हुआ तो ये 8 GB हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा सब चला जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंस स्टोर। और इसको बोला जाता है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि परमानेंट स्टोरेज, या फिर आप बोल सकते हो कि EBS वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब इसको अटैच करके देखते हैं। तो अटैच कैसे करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे इंस्टेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसे EBS ब्लॉक डिवाइस या EBS वॉल्यूम करके कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो अटैच EBS वॉल्यूम टेराफॉर्म AWS। मैं आपको सर्च करने का तरीका ही बता रहा हूँ कि सर्च कैसे किया जाता है। तो जैसे आप लिखोगे अटैच EBS वॉल्यूम टेराफॉर्म AWS, तो ये रहा AWS वॉल्यूम अटैचमेंट, ये रिसोर्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे पता चल रहा है, ये सब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस और सर्च करने से समझ में आएगा। जितना अच्छे से कीवर्ड लिखोगे, जो आपको चाहिए वो सर्च करोगे, तो आपको तुरंत आपको आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो सर्च कर रहे हो वो आपको प्रॉपरली सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे अटैचमेंट में, इसमें क्लिक करोगे तो ये आपको अटैचमेंट का कोड देता है कि कैसे अटैच किया जाता है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसमें हम लोग को अटैच करना है। तो मेरे पास ये EBS वॉल्यूम है, इस EBS वॉल्यूम को इस इंस्टेंस में अटैच करना है। तो क्या क्या चीज चाहिए मेरे को? यहाँ पे रिसोर्स यूज करना पड़ेगा AWS वॉल्यूम अटैचमेंट, इसका नाम दूंगा जो भी नाम देनी है। डिवाइस का नाम देना पड़ेगा कि आपकी EBS वॉल्यूम में डिवाइस का नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो देखो मैं आपको यहाँ पे अटैच नहीं करूंगा, बस आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। आपको अगर कोई EBS वॉल्यूम अगर आपको किसी इंस्टेंस से अटैच करना है तो कैसे करना पड़ता है? सेलेक्ट करोगे, एक्शन में जाओगे, अटैच वॉल्यूम करोगे। यहाँ पे जैसे आप अटैच वॉल्यूम करोगे तो देखो क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम आईडी चाहिए। वॉल्यूम आईडी मतलब आपका ही जो 5 GB का EBS वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए? वॉल्यूम आईडी। दूसरा क्या चाहिए? इंस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस की आईडी आई, ठीक है। तो इंस्टेंस की आईडी चाहिए, तो ये रही इंस्टेंस की आईडी। कैसे देंगे बताता हूँ। अब ये डिवाइस का नाम, तो देखो जैसे आप इंस्टेंस सेलेक्ट करते हो डिवाइस का नाम पूछता है, तो डिवाइस का नाम आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नाम आप अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग पार्टीशन बनाते हैं, CDEF पार्टीशन बनाते हैं, तो सेम ये भी वैसी पार्टीशन ही है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपके डिवाइस का नाम क्या रहेगा, ठीक है। नाम चाहिए तो आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर लो। बाकी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो 3 चीज चाहिए, वॉल्यूम आईडी चाहिए आपकी EBS वॉल्यूम की, इंस्टेंस आईडी चाहिए जिसके साथ अटैच करना है, और डिवाइस का नाम चाहिए, क्या आप नाम देना चाहते हो। इतना अगर आप करके यहाँ पे अटैच करोगे तो क्या होगा, आपका अटैच हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा अभी यहाँ से, क्योंकि हम लोग को पूरा कहाँ से करना है, पूरा हम लोग को टेराफॉर्म के थ्रू करना है। इसको रिफ्रेश मारता हूँ एक बार यहाँ पे पूरे पेज को, तो आप देख लो अभी भी वो अटैच नहीं है, ठीक है। ये जो 5 GB का EBS वॉल्यूम है, इसका स्टेटस देखो अवेलेबल है, अटैच नहीं है, ठीक है, इन यूज नहीं है। चलो क्या करना पड़ेगा, अटैचमेंट। तो यहाँ पे ध्यान से करते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स AWS अंडरस्कोर वॉल्यूम अंडरस्कोर अटैचमेंट। यहाँ पे आप लिख दो EBS वॉल्यूम या फिर EBS EC2 अटैच, कोई भी नाम दे सकते हो। क्या क्या चाहिए, क्या बोलता है, इसको थोड़ा मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। तो अब क्या क्या चाहिए देखो, डिवाइस का नाम चाहिए, अब इसको छोड़ो बाद में देता हूँ। पहले क्या चाहिए, वॉल्यूम आईडी चाहिए। वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आईडी लिखूंगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम आईडी कौन सा चाहिए, ये रहा मेरा वॉल्यूम। तो कैसे लिखोगे, AWS EBS वॉल्यूम डॉट EBS 5G वॉल्यूम, रिसोर्स का नाम डॉट ID, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं कैसे लिखते हैं। तो AWS अंडरस्कोर EBS अंडरस्कोर वॉल्यूम, देखो ये आ गया, ठीक है, डॉट EBS 5G वॉल्यूम। क्लिक करो, ID लाना है तो डॉट ID, खत्म। इस वॉल्यूम को किसके साथ अटैच करना है, इस इंस्टेंस के साथ। तो इस इंस्टेंस की आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा वॉल्यूम आईडी अटैच करने के लिए, किसके साथ, इंस्टेंस के साथ। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इंस्टेंस आईडी। तो क्या लिखूंगा, इंस्टेंस आईडी। क्या चाहिए यहां पे, ये वाला इंस्टेंस है। तो कैसे लिखूंगा, AWS इंस्टेंस डॉट EBS -AWS -इंस्टेंस डॉट ID।
क्या लिखोगे आप यहाँ पे AWS_instance, ये देखो आ गया, ठीक है, चेक कर लो, .id यहाँ पे आ गया। अभी भी एरर दिखा रहा है क्योंकि लास्ट क्या बच गया, यहाँ पे डिवाइस का नाम बच गया। तो डिवाइस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइस नेम इक्वल टू डेव, डेव मतलब होता है डिवाइस। लिनक्स में एक फोल्डर होता है डीवी नाम का, जिसको हम लोग डिवाइस फोल्डर बोलते हैं। इसमें आप जो भी हार्ड डिस्क या फिर जो भी आप डिवाइस अटैच करते हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस फोल्डर में रहती है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, /dev/ आप हार्ड डिस्क का नाम लिखोगे। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ जाकर चेक भी कर सकते हो क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अटैच करोगे, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे जाओ अटैच वॉल्यूम में, यहाँ पे जैसे आप इंस्टेंस आईडी दोगे तो यह डिवाइस का नाम, तो कुछ भी नाम दे दो। मैं दे देता हूँ SDG, ठीक है, कोई भी नाम SDG दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे SDG आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस खत्म। इतना करने से क्या होगा, इतना अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम आईडी है, ये जो EBS वॉल्यूम है, इस इंस्टेंस के साथ अटैच हो जाएगा। उसके लिए मुझे कौन सा रिसोर्स यूज करना पड़ेगा, AWS_volume_attachment, ठीक है, आपको ये यूज करना पड़ेगा। और इसके थ्रू क्या होगा, आपका यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। चलो इसको एक बार टेराफॉर्म FMT कर लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। हो गया क्लियर? मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि स्टेटस क्या है। देखो इंस्टेंस के लिए रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी मेरे पास 8 GB की हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, स्टोरेज में 8 GB की हार्ड डिस्क है, 5 GB की नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जो मेरा ये 5 GB का वॉल्यूम है EBS, ये भी आपके पास देखो यहाँ पे अवेलेबल है, इन यूज में नहीं है। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई -- ऑटो अप्रूव। तो ये आपका अब EBS वॉल्यूम को अटैच करना शुरू करेगा अपने इंस्टेंस के साथ। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश मार के देखेंगे कि यहाँ पे 5 GB का आया कि नहीं। तो जस्ट 8 के नीचे एक और 5 GB का वॉल्यूम अटैच हो जाएगा, जो भी आपका EBS वॉल्यूम है, और इसका स्टेटस क्या चेंज हो जाएगा, इन यूज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। देखो ये आपका अटैच कर रहा है, ठीक है, क्रिएटिंग आ रहा है, इसका वेट करते हैं होने का, उसके बाद चेक करेंगे कि ये अटैच हुआ कि नहीं। हो गया 1 एडेड, तो फाइनली ये कंप्लीट। अब चेक करते हैं कि इसका स्टेटस क्या हुआ है। रिफ्रेश मारता हूं, आप चाहे तो यहां से भी रिफ्रेश मार सकते हो, लेकिन पेज रिफ्रेश मार के आपको दिखाता हूं कि आपको ज्यादा क्लियर हो। सेलेक्ट करता हूं इसको, तो यहां जाकर देखता हूं स्टेटस अवेलेबल से इन यूज हो गया। अब इन यूज तो हो चुका है, किसके साथ अटैच है, तो आप यहां से देख सकते हो, बोलता है कि ये देखो, ये आपका ये वॉल्यूम का ये इंस्टेंस का आईडी है, ठीक है। यहां से समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहां चलते हैं। यहां पे देखते हैं तो 8 GB अभी भी दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश मारा जाए पेज को, तो रिफ्रेश मारता हूं और जाके चेक करता हूं फिर से यहाँ पे, तो ये रहा स्टोरेज, चेक करो यहाँ पे 5 GB की हार्ड डिस्क आपके पास अटैच हो चुकी है। और ये रही वॉल्यूम की आईडी, आप यहां से चेक कर सकते हो क्या है वॉल्यूम की आईडी। लास्ट में देखो EE10EE, यही है क्या, ये वाली आईडी है क्या, तो ये देखो EE10EE, यही वाली आईडी है, ठीक है। तो लास्ट की जो आईडी थी मैंने इसे वेरीफाई किया, तो यहाँ पे आपके पास 5 GB का वॉल्यूम क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल EBS वॉल्यूम को भी अटैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या था अभी, ये आपका एक टेराफॉर्म का जो हम लोगों ने कोड लिखा, जो बेसिकली क्या है, जो आपका ये EBS वॉल्यूम क्रिएट करता है और एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ये अटैच करेगा, तो यहाँ पे आपका ये अटैचमेंट का कोड है। अब आप इसको और बेटर वे में कमेंटिंग भी कर सकते हो। कमेंट मतलब क्या होता है कि आप ये बताओगे, मतलब आप जो कोड लिखते हो तो ये आपको पता रहता है। मान लो आपके बिहाफ में कोई अगर आपका कोड देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अभी तो ये 40-50 लाइन का कोड है, तो कोई दिक्कत नहीं। रियल टाइम अगर 500-700 लाइन का कोड हुआ तो फिर तो देखने में डिफिकल्टी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करने के लिए किसी भी रिसोर्स के ऊपर / लगाएंगे और यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज द 5 GB EBS वॉल्यूम, ठीक है, 5 GB EBS वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकते हो। आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, कमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रिएटिंग Ubuntu instance, okay, in
बोल सकते हो कि इन जोन बी, ठीक है, कुछ भी, बस सिंपल ऐसे ही। और यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे कि अटैचिंग EBS वॉल्यूम टू EC2 इंस्टेंस। आप ऐसे लिखोगे समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कोड लिखा आपने ये EBS वॉल्यूम को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है किसी EC2 इंस्टेंस के साथ। तो ये मैंने एक बेसिक सा ऐसी कमेंट लिखा है, आप बेटर कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी उतना उस पर जा नहीं रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका था एग्जाम्पल EBS वॉल्यूम का। जब पूरा काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि डिटैच कैसे करोगे। अगर आपको ये डिटैच करना है यहाँ पे तो कैसे करोगे, सिंपल, आपको इसको कमेंट कर देना है या आपको इसको हटा देना है। अगर आप इसको यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो क्या होगा, आपका EBS वॉल्यूम क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। चलो करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए इसको कंट्रोल पहले सेलेक्ट करोगे, इसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये वाला स्लैश, ठीक है। तो CTRL प्लस ये वाला स्लैश, ठीक है। इससे क्या होता है, कमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलाते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। तो फिर से टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव चलाता हूं, तो अभी ये क्या होगा आपका, बेसिकली उसको डिटैच कर देगा आपके इंस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अभी इसका जो स्टेटस यहाँ पे इन यूज है वो आपका अवेलेबल फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होने दो इसको, देखो क्या लिख रहा है कि आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये डिस्ट्रॉय भी कर देगा एक्चुअल में आपका, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर देगा एक्चुअल में। अटैच, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका, ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या करेगा, डिस्ट्रॉय भी कर देगा ये, ठीक है। तो ये आपका हटा दिया और यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, अवेलेबल आ गया। तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको जो आपका अटैच था ये, ठीक है। ये आपका अवेलेबल आ गया। और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर स्टोरेज जो अभी 8 GB या 5 GB दिख रहा है, ये अभी सिर्फ आपको 8 GB दिखेगा, ठीक है। ये देखो हट गया, सिर्फ 8 GB दिख रहा है, 5 GB वो हट गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑटो अप्रूव, तो आपका रिसोर्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्ट्रॉय भी कर देता हूँ। चलो जब तक डिस्ट्रॉय हो रहा है हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं S3 का, देखते हैं कि S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखता हूँ टेराफॉर्म S3 बकेट, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ main.tf, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना इतना मुझे ज़रूरत रहती है प्रोवाइडर की, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गया, क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फाइनली आपका रिसोर्स पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, चले गया वो 5 GB का, और आपका ये भी चले गया होगा, इंस्टेंस भी डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ठीक है। शटिंग डाउन आ रहा है, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। वेट करते हैं इसका डिस्ट्रॉय होने का, फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे और S3 बकेट बना के देखते हैं। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। तो S3 बकेट हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एक वेरिएबल कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक VPC बनाएंगे, पूरा एंड टू एंड एक VPC बनाएंगे। ये तो एक काम करते हैं, वेरिएबल्स बाद में पढ़ेंगे, VPC के बाद पहले आपको एक एंड टू एंड VPC बना कर दिखा देता हूँ। एक सिंपल से एक प्रोजेक्ट करेंगे VPC पूरा कल, और इसको पूरा बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक आप एक कैसे VPC एक क्रिएट करोगे, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी जो कल आपको बताऊंगा, लेकिन वो वर्थ रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो एकदम लेटेस्ट है, तो इसमें आपका जो भी रहेगा आपको ये दिक्कत नहीं होगी बनाने में, ठीक है, जो भी मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, वापस जाते हैं, डिस्ट्रॉय चुका है CD टेराफॉर्म S3 बकेट। तो यहाँ पे मैं टेराफॉर्म मिनट कर देता हूँ सबसे पहले, तो ये आपका एक इनिशलाइज हो जाएगा। चलो जब तक इनिशलाइज हो रहा है S3 बकेट पे देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, S3, ठीक है, और ये आपका S3 का इंटरफेस है।
ठीक है। तो यहाँ पे बकेट क्या होता है, हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, ये आपका एक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, जहाँ पे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, जैसे आपका फाइल्स हो गया, डेटा जो भी आप स्टोर करना चाहते हो। अब यहाँ पे जब भी आप क्रिएट बकेट करते हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है। पहले आपको बकेट टाइप बताना पड़ता है कि जनरल पर्पज है कि आपका डायरेक्टरी है, ठीक है। बकेट का नाम बताना पड़ता है, ठीक है। कॉपी सेटिंग मतलब आपके पास पहले से कोई बकेट है उसकी सेटिंग आप कॉपी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओनरशिप, आपको प्राइवेट बकेट बनाना है कि आपको पब्लिक बकेट बनाना है, तो यहाँ पे आपको एसीएबल अनेबल डिसेबल करना पड़ेगा। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस मतलब बाय डिफॉल्ट आपका बकेट पब्लिक नहीं रहेगा, मतलब प्राइवेट रहता है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। बकेट वर्जनिंग मतलब आपके ऑब्जेक्ट की बैकअप बनाना है कि नहीं, अगर कोई गलती से अगर कोई इसमें डिलीट कर दिया कोई आपके बकेट में से कोई डेटा, तो वो आप उसको वापस ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्जनिंग, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। टैक्स चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए, बकेट की चाहिए, ये सब हम लोग को यहाँ पे देना पड़ता है। तो बकेट की ये सब अनेबल, इंक्रिप्शन, डिफॉल्ट, ये सब आपके डिफॉल्ट रहते हैं। जो जो चीज़ चाहिए वो हम लोग को देना पड़ेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करनी है, ये आपको डॉक्यूमेंट में दिया गया है। जहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है उसको आपको देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे ऑप्शनल नहीं लिखा है मतलब आपको देना रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शनल लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं दे सकते हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट बकेट बनेगा तो आप उसको पब्लिक भी बना सकते हो, तो ये भी हम लोग देखेंगे पब्लिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या चाहिए, बकेट टाइप आपका बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस रहेगा, तो जनरल पर्पस का भी यूज करते हैं और डायरेक्टरी का भी यूज करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जो डायरेक्टरी रहता है ये आपका एक ही जोन में बनता है, मतलब मल्टीपल जोन में स्प्रेड नहीं रहता है, मतलब इसकी मल्टीपल जोन में क्या होता है आपका डेटा बोल सकते हो रेप्लीकेट नहीं होता है। और जो आपका जनरल पर्पस रहता है ये आपका क्या रहता है, जो आपका डेटा रहता है ये रिडंडेंट रहता है, मतलब आपका इसकी मल्टीपल कॉपीज क्या होती है, मल्टीपल जोन में आपके पास जितने भी जोन है, जैसे सपोज 4 जोन होते हैं इसमें आपके ओरेगॉन में, तो चारों जोन में क्या होगा आपका डेटा रेप्लीकेट होगा। लेकिन जो डायरेक्टरी रहती है उसमें आपका सिर्फ एक ही जोन में क्या होगा आपका डेटा रेप्लीकेट डेटा रहेगा, लेकिन बाकी किसी जोन में आपका डेटा नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है जो एक्सेस रहता है वो फास्ट हो जाता है, मतलब लेटेंसी क्या होती है बहुत लो रहती है, आप जल्दी एक्सेस कर पाते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर आपका वो जोन अगर मान लो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो आप उस डेटा को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका बैकअप नहीं बनता है, क्योंकि ये वन जोन में रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है आपका, ये आपका अगर कोई एक जोन डिस्ट्रॉय भी हो गया तो बाकी जोन में आपके बैकअप रहते हैं, तो आप उससे रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें फायदा रहता है, लेकिन इसकी लेटेंसी थोड़ी सी हाई रहती है एज कम्पेयर टू डायरेक्टरी। तो ये आपका एडब्ल्यूएस का पार्ट है, तो आप इसको और डीप में पढ़ सकते हो। बकेट टाइम क्या होना चाहिए, बकेट टाइम आपका ग्लोबल रहता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर मान लो यहाँ पे मैंने टेस्ट बकेट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो टेस्ट बकेट नाम से किसी ने बनाया हुआ है, तो ये आपका नाम ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब अगर किसी ने यूज किया तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, आपको एक यूनिक नाम यूज करना पड़ेगा, ऐसा नाम यूज करना पड़ेगा जो किसी ने यूज नहीं किया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे यूज करोगे टेस्ट बकेट, हो सकता है ये नाम किसी ने और लिया होगा, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्रिएट बकेट में क्लिक करूंगा तो शायद ये दिखाएगा, देखो दिखा रहा है बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बकेट हो गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि न्यू, न्यू देखो तो न्यू यहाँ पे करोगे तो देखो ये भी एग्जिस्ट है। यहाँ पे न्यू बकेट मैं कर सकता हूँ 2025, ये भी एग्जिस्ट है क्या, देखो ये भी एग्जिस्ट है। तो 25 2030 करके देखते हैं एग्जिस्ट है क्या, नहीं, तो ये नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नाम अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। चलो तो इसको एक बार बना के देखेंगे बकेट को हम लोग। मेरा यहाँ पे ये हो गया क्या, ठीक है, इनिट हो गया यहाँ पे। तो अब S3 बकेट कैसे क्रिएट करेंगे, तो बकेट क्रिएट करने के लिए सिंपल फिर से आपको जाना है गूगल में, आपको यहाँ पे सर्च करना है, क्या करोगे क्रिएट S3 बकेट टेराफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आ गया रिसोर्स का नाम AWS S3 बकेट। तो जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको S3 बकेट क्रिएट करने का कोड देगा आपको, तो ये रहा आपके पास कोड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे, बकेट टाइप था, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओनरशिप है, ब्लॉक पब्लिक सक्सेस है, बकेट वर्जनिंग है, टैग्स है, इंक्रिप्शन है, कहाँ गया यहाँ पे, फिर वही चीज़ हम लोग को आर्गुमेंट रेफरेंस में देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास ये है, ठीक है, ये आपका बकेट है, बकेट प्रीफिक्स ऑप्शनल, ठीक है, और कौन कौन सा आपके पास, और देखो ऑब्जेक्ट लॉग अनेबल ऑप्शनल, टैग्स ऑप्शनल, ठीक है, ACL ऑप्शनल, और आपके पास कौन सा है यहाँ पे वर्जनिंग भी होगा, वर्जनिंग ऑप्शनल, ठीक है। वेबसाइट मतलब स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग ऑप्शनल, तो सब ऑप्शनल है बेसिकली।
तो आपको चाहिए कौन सा, ये यहाँ पे ये वाला चाहिए, कौन सा है, यहाँ पे बकेट यूज कर रहा था ये, ठीक है। तो नेम ऑफ द बकेट इज ओमिटेड, टेराफॉर्म विल असाइन ए रैंडम यूनिक नेम। तो ये भी एक ऑप्शनल ही है, अगर आप इसको नाम नहीं देते हो यहाँ पे बकेट का नाम, अगर आप ये भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो टेराफॉर्म क्या करेगा, अपने एंड से एक नाम आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पे देखा जाओ तो आपका सभी ऑप्शनल, सभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ऑप्शनल ही, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बकेट टाइप यूज करेंगे अभी, सॉरी बकेट यूज करेंगे। नाम आपका हो गया, नाम के अलावा आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ACL देखना पड़ेगा, आपका ACL कैसे अनेबल करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे ACL कैसे अनेबल करेंगे, वर्जनिंग कैसे अनेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बकेट का नाम हो गया, बकेट के बाद यहाँ पे टैग दे देता हूँ। तो टैग्स मेरा सिंपल यहाँ पे एक नेम, और ये आपका मैं जो भी नाम है यही नाम आपका सेम नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो टैग्स आपका ये नाम, तो बकेट आपका ये क्रिएट हो जाएगा। चलो एक बकेट क्रिएट करके देखते हैं, फिर उसमें बाद में क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे अनेबल डिसेबल करके देखेंगे। तो सबसे पहले टेराफॉर्म FMT, ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर लो, टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव। तो आपका एक S3 बकेट अभी क्रिएट हो जाएगा इस नाम से। अगर ये नाम पहले से एग्जिस्ट होगा तो आपका बकेट क्रिएट नहीं होगा, आपको एरर दिखा देगा। ओके, यहाँ पे अभी चेक करते हैं, तो आपको शायद एरर दिखाना चाहिए। देखो दिखा दी एरर, क्या बोल रहा है, बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस नाम से आपके पास जो आपने बना रहे हो, नाम क्या है आपका बकेट का, यही टेस्ट बकेट 2023, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर दो, 2030, कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे 2030 देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से अप्लाई करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव। तो ये आपका अब तो बन जाना चाहिए शायद, क्योंकि ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये भी अवेलेबल है। 2030 न्यू, या फिर न्यू 2030, इस तरीके से करता हूँ। ये नाम तो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। शायद अब क्रिएट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो नाम आपका ये रहा, ठीक है। तो टेस्ट बकेट न्यू 2030 आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये खाली है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे तो देखो प्रॉपर्टीज में आपके पास बहुत सारी चीज़ें। सपोज जैसे बकेट वर्जनिंग है, तो आपको अगर AWS से पता है कि बकेट वर्जनिंग क्यों यूज़ करते हैं, आपका बैकअप लेने के लिए, मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेने के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, तो इसको कैसे अनेबल करोगे। तो यहाँ पे जाते हैं प्रॉपर्टीज में, आर्गुमेंट रेफरेंस में, यहाँ पे एक वर्जनिंग नाम पे एक ऑप्शन होगा। तो अगर आप यहाँ पे वर्जनिंग देखोगे तो वर्जनिंग शायद आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, रहा। अब यहाँ पे बोलता है कि आपको वर्जनिंग नाम का ऑप्शन यूज करना है, अगर आपको उसको अनेबल करना है तो आप यहाँ पे वर्जनिंग लिख सकते हो, और यहाँ पे आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो, अनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। लेकिन ये एक डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट मतलब क्या होता है कि पुराना हो चुका है, मतलब ये पुराने वर्जन में इस तरीके से यूज करते थे। जो अभी नया वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी आपका है AWS का, तो वो अभी सपोर्टेड नहीं है। मतलब क्या होता है कि कभी भी आपको ऐसा डेप्रिकेटेड दिखाता है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि फ्यूचर में ये हट सकता है। कि अगर मान लो आपने इस टाइप का कोडिंग कर दिया डेप्रिकेटेड वाला, और पता चला कि 2 साल बाद वो, या फिर 1 साल बाद, या 6 महीने बाद वो हट गया, सपोर्ट हट गया, तो आपको ये एरर दिखाना शुरू कर देगा, आपको कोड नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या इसका ऑप्शन है, तो जब भी आपको यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है डेप्रिकेटेड बोल रहा है, तो क्या करोगे। अगर आपको देखना है कि नया वर्जन कौन सा है, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये बोलता है कि जो आपका ये वाला ऑप्शन है वर्जनिंग डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो बोलता है ये यूज करो। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि आपको नया कैसे यूज करना है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो ये रहा, ठीक है। ये बोलता है ये तरीका यूज करो, ये तरीका यूज मत करो, यहाँ पे डिफाइन मत करो। एक अलग से रिसोर्स बना के आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, इससे भी अनेबल हो जाएगा, इससे भी आपका वर्जनिंग अनेबल हो जाएगा। ये आप करके देख लेना, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये डेप्रिकेट हो चुका है, यहाँ पे आपको डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको लिख भी रहा है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक नए तरीके से करते हैं। तो क्या तरीका करना पड़ेगा, दिया हुआ है ये, तो क्या लिखना पड़ेगा, रिसोर्स AWS
अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर बकेट अंडरस्कोर वर्जनिंग, ये देखो आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, बकेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्जनिंग, कोई भी नाम आप दे दो। यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए, बकेट का नाम चाहिए, किस बकेट के लिए वर्जनिंग अनेबल करना है। तो बकेट का नाम कौन सा आएगा, ये बकेट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बकेट किस तरीके से लिखोगे, सेम वही AWS अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर बकेट डॉट माई बकेट डॉट ID। तो AWS अंडरस्कोर S3 आ गया डॉट ID। अब वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका, स्टेटस क्या रहेगा, अनेबल्ड। अनेबल मतलब अनेबल रहेगा, ये अनेबल करना हम लोग को यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट क्या है ये, सॉरी कहाँ गया ये, बाय डिफॉल्ट क्या आपका ये डिसेबल्ड है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको अनेबल करना पड़ेगा। तो सेव करते हैं, टेराफॉर्म FMT करते हैं यहाँ पे और अप्लाई करते हैं। अरे सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं करना था, अप्लाई करना था, ठीक है, अप्लाई। तो अभी क्या करेगा आपका ये उस वर्जनिंग को अनेबल करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके देखेंगे कि मेरा वर्जनिंग अनेबल हुआ कि नहीं। और जब भी यहाँ पे कुछ क्रिएट होता है तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, आपको क्या बता रहा है, स्टेटस क्या करेगा, ये अनेबल करेगा। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे बकेट वर्जनिंग को ये अनेबल कर रहा है, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मेरा यही बकेट है जो बकेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज में जाओ तो वर्जनिंग देखो अनेबल होगी। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये नया तरीका है, ये न्यूअर वर्जन ऑफ कोड टू अनेबल बकेट वर्जनिंग इन S3 बकेट। ये आपका नया तरीका है करने का। ये इस तरीके में देखो, आपको यहाँ पे कोई भी आपको डेप्रिकेटेड नहीं दिखा रहा, तो आप इसको यूज करोगे तो ये सेफ है, ठीक है। तो आपको कोई भी कोड आप यूज करोगे तो आपको देख के यूज करना है, आपको ब्लाइंडली कोई भी कोड यूज नहीं करना है, ठीक है। अब ये अनेबल हो चुका है, ये अनेबल हो गया। अब ये डिसेबल, तो ये डिसेबल नहीं होता, ये सस्पेंड होता है, याद रखना। वर्जनिंग डिसेबल नहीं होता, वर्जनिंग सस्पेंड होता है। स्टार्टिंग में डिसेबल रहता है लेकिन बाद में क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिसेबल्ड लिखोगे, अगर आप यहाँ पे डिसेबल्ड लिखोगे तो ये डिसेबल्ड काम नहीं करता, ठीक है। एक्चुअल में इसका नाम दूसरा है, सस्पेंडेड। तो अगर आप यहाँ पे अभी इसको टेराफॉर्म अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको ये एरर दिखाएगा, बोलेगा कि ये डिसेबल्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। और आपको साइड में सॉल्यूशन भी दिखाएगा साथ में कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या लिखना है आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी अपडेटेड फ्रॉम अनेबल टू डिसेबल्ड, ठीक है। तो कैसे पता चला कि सस्पेंडेड करना है, तो सब चीज आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बता देता है वो कि स्टेटस जो आपका सस्पेंडेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिसेबल्ड लिखा हुआ है, डिसेबल्ड काम नहीं कर रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है ये आपका काम नहीं कर रहा, आपने खुद देखा यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सस्पेंडेड आता है, यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा वर्जनिंग वाले में शायद, इसका पैरामीटर क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, सस्पेंडेड। अभी डिसेबल्ड तो मैंने लिखा यहाँ पे, डिसेबल्ड तो आपके सामने यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें काम करेगा, सस्पेंडेड काम करेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड लिखो। अब आप यहाँ पे अप्लाई करो, तो अब ये काम करेगा। अब आपका वो क्या होगा, अनेबल से सस्पेंड हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में डिसेबल्ड जैसे ही है वो भी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल में डिसेबल जैसे ही काम करता है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनेबल से क्या कर रहा है, वो सस्पेंडेड कर रहा है। मेरे को नहीं पता इन्होंने डॉक्यूमेंट में कैसे अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जाके चेक कर सकते हो, ये अभी अनेबल्ड है। इसको रिफ्रेश मारता हूँ यहाँ पे मैं, प्रॉपर्टीज में ये देखो आपका वर्जनिंग सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्जनिंग को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, चलो ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इसको करके देखते हैं। इसको अनेबल्ड करते हैं कि आप इसमें वेबसाइट होस्ट करोगे तो आपको एक यूआरएल देता है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो कैसे करेंगे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ये रहा वेबसाइट। अब ये भी आपका डेप्रिकेटेड है, मतलब आपको यहाँ पे वेबसाइट कीवर्ड से यूज करना है। आप बकेट में जाओगे तो देखो वेबसाइट नाम का आपका है, यहाँ पे देखो आपको वेबसाइट भी क्या है, आपका डेप्रिकेटेड है। तो क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, सेम वही चीज, डॉक्यूमेंट में जाना है,
वेबसाइट के लिए ये रहा, तो बोलता आप ये यूज़ करो, तो राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, और यहाँ जाके आप उसको देखो कैसे करते हैं। तो ये रहा। अभी आपको थोड़ा सा बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, क्या क्या लिखा हुआ है, सिंपल समझते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, जब भी आप एक कोई भी बकेट का यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल करते हो तो क्या करना पड़ता है, एडिट में जाओगे, जैसे आप अनेबल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या बोलता है आपको, यहाँ बोलता है इंडेक्स डॉक्यूमेंट। इंडेक्स मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आप जो वेबसाइट यहाँ पे अपलोड किए हो उसका स्टार्टिंग पेज कौन सा रहेगा, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या फिर कोई भी पेज हो, आप जो भी नाम देना चाहते हो, मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग पेज है आप यहाँ पे दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही हो, लेकिन एक बेसिक अगर कोई अगर आप एचटीएमएल देखोगे, प्रोजेक्ट देखोगे, तो उसमें एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होती है जो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके वेबसाइट का। तो आप नेक्स्ट क्या बताओगे, एरर। एरर मतलब कि अगर आपके वेबसाइट में कोई एरर आएगा तो कौन सा पेज दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एरर का नाम देना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें, सबसे पहले तो आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, एरर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, ये रहा। सबसे पहले तो मेरे को वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर मेरे को स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल करना है, किस बकेट के लिए करना है, मुझे उसकी बकेट आईडी देनी पड़ेगी। इंडेक्स डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स है, कौन सा फाइल है। एरर वाला जो है एरर बताना पड़ेगा। अब राउटिंग मतलब ये राउटिंग आपका अलग रहता है कि मतलब यहाँ पे कौन से फोल्डर से उठाना है, ठीक है। तो ये आपका प्रीफिक्स डॉक्स डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कहाँ रिडायरेक्ट करेगा। ये हम लोग को भी जरूरत नहीं है, हम लोग भी इतना करेंगे। तो इतना करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे फिर से रिसोर्स बनाओगे। क्या लिखोगे, AWS_S3 स्टैटिक S3 bucket अंडरस्कोर वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे क्या लिख दोगे, स्टैटिक वेबसाइट। अब यहां पे बकेट का आईडी, तो बकेट जैसे हम लोगों ने यहां पे दिया था वर्जनिंग में, तो क्या लिखोगे, AWS_S3_.mybucket.id। अब और क्या चाहिए, इंडेक्स डॉक्यूमेंट। तो क्या लिखोगे, इंडेक्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सफिक्स कौन सा फाइल है, index.html। तो ये मेरा रहेगा index.html। एरर, आप यहाँ पे एरर की फाइल भी दे सकते हो, तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, एरर डॉक्यूमेंट। तो एरर डॉक्यूमेंट क्या रहेगा इसमें, की जो नाम दिया हुआ ही कोई भी, तो error.html आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। बाकी राउटिंग वाटिंग मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इतना करने से क्या होगा, आपका जो S3 बकेट है, आपने जो बकेट बनाया हुआ है, इस बकेट के लिए आपके पास स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या होगी, अनेबल हो जाएगी। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये क्या दिख रहा है, आपके पास ये अभी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग डिसेबल है। इस कोड से वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अभी कोड बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पे पिछले वर्जन में वर्जनिंग भी यहीं पे था, और यहाँ पे आपके पास वेबसाइट नाम का देखोगे तो ये दोनों यहीं पे था। इन्होंने क्या किया नए वर्जन में, जो आपका नया वर्जन जो अपडेट होते रहता है, इन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया है कि विजुलाइज करने में, देखने में ईजी और समझने में अच्छा लगे। तो एक जगह में आपको कचरा करने से अच्छा उन्होंने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे आपको डिफाइन करके दे दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका तरीका करने का। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट पढ़ने आना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपको पढ़ने आता है तो आप यहाँ पे उसको आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके पास यहाँ पे पॉलिसी है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो ये कोड है मेरा, मैं यहाँ पे एक बार टेराफॉर्म FMT कर लेता हूँ, और इसको टेराफॉर्म अप्लाई --- ऑटो अप्रूव। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि मेरा ये फाइनली चल रहा है कि नहीं। तो मेरा वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या होना चाहिए, अनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके चेक करो, अभी रिफ्रेश करते हैं, ये काम हो गया, अभी अप्लाई हो चुका है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और ये रहा, देखो क्या हो गया, अनेबल हो गया, और आपको एक URL मिल गया। अभी आपके पास बकेट में कुछ है नहीं, आपको वेबसाइट अपलोड करनी पड़ेगी तब वो काम करता है, ठीक है। ये सब AWS का पार्ट है, तो अभी इसमें कवर नहीं कर सकता क्योंकि टेराफॉर्म है। और यहाँ जाके आप देखो तो आपने index.html, error.html अपने फाइल जो दी थी, ये सब फाइल आ गई, मतलब फाइल मतलब नाम आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। तो ये आपका
इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल, मतलब आप पूरे बकेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ है, हम लोग तो डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग एंड टू एंड वीपीसी बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स भी। ओके।